नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और आज फिर से कहानी वही शशि थरूर की, क्योंकि शशि थरूर की वजह से इस वक़्त जो कांग्रेस में एक तरह की उथल-पुथल मची है और जिस तरह से मोदी जी शशि थरूर का इस्तेमाल कर रहे हैं कांग्रेस में एक तरह की बगावत करने के लिए, इसलिए उनकी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि शशि थरूर के कदमों पर ही चलते फिलहाल सलमान खुर्शीद भी नज़र आ रहे हैं और पी चिदम्बरम भी नज़र आ रहे हैं। यानी कि एक तरह का वो कहते हैं ना, पहले जो G23 ग्रुप था या जो सीनियर लीडर अक्सर राहुल गांधी से खिलाफ रहते हैं, राहुल गांधी से नाराज़ रहते हैं, वो कहीं फिर एक्टिवेट होते नज़र आ रहे हैं और ख़ास करके वो जो राहुल गांधी की नई फ़ॉर्मेशन में फिट नहीं बैठ रहे, जिनके घर बैठना तय है। लेकिन सलमान खुर्शीद और पी चिदम्बरम में फ़र्क ये है कि वो दोनों लोकसभा सांसद नहीं हैं और शशि थरूर से उम्र में ज़्यादा है। शशि थरूर चौथी बार लगातार लोकसभा के सांसद हैं और जिस स्टेट से वो आते हैं केरल से, वहाँ विधानसभा चुनाव होने जो बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है कांग्रेस के लिए। एक जो हार का सिलसिला तोड़ने की कोशिश कांग्रेस करेगी, तो वो केरल में करेगी और केरल में अगर कांग्रेस इस बार भी विधानसभा चुनाव नहीं जीतती है, तो दक्षिण में भी उसके लिए बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाएँगे कि अकेले कर्नाटक के सहारे कितना टाइम कांग्रेस चलेगी। तो ज़ाहिर-सी बात है, बात केरल की होगी तो केरल से हमारे भाई गिलवेस्टर तो हमारे साथ जुड़ेंगे ही, जो कितनी बार हमें बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी देते हैं, अंदर की खबरें देते हैं। अब मैं क्या बोलूँ इनके बारे में, आपको हमेशा बताता हूँ कि 3 दशक से ज़्यादा का पत्रकारिता का इनका एक्सपीरियंस है। बड़े-बड़े मीडिया हाउसेज़ में काम किया है इन्होंने। आप जितने भी प्रिंट के, इंग्लिश प्रिंट के, ख़ास करके बड़े-बड़े मीडिया हाउस हैं, आप सबके नाम ले लीजिए, सब में इन्होंने तकरीबन काम किया है। और सबसे बड़ी बात, लोग जो हम मुझे कहते हैं कि केरल में एक आदमी ऐसा कहाँ से ढूँढा जो हिंदी बहुत अच्छी बोलता है। वो इसलिए हिंदी अच्छी बोलते हैं क्योंकि इनकी पढ़ाई-लिखाई और काफ़ी हद तक जवानी भी पहाड़ यानी हिमाचल में गुज़री है, इसलिए इनकी इतनी अच्छी है। हिलोस्टर भाई, आपका बहुत-बहुत स्वागत है फिर से। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी, आ रही है, आ रही है। जी। तो गिलवेस्टर भाई, मैंने गलत तो नहीं कहा आपके बारे में कुछ? नहीं, नहीं, ठीक, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल सही। तो जैसे हम 2 बार पहले भी बात कर चुके हैं थरूर के बारे में। आपने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि थरूर का जो अभी का रुख है, इसको लेके केरल कांग्रेस में भी बवाल शुरू हो चुका है। थोड़ा सबसे पहले आपसे वही जानना चाहूँगा कि केरल कांग्रेस में थरूर के जो स्टैंड है, इसको लेकर केरल कांग्रेस में क्या असर हुआ? वहाँ क्या चल रहा है? देखिए प्रदीप जी, केरला में अभी कांग्रेस के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है। एक नई लीडरशिप कांग्रेस की केरला के अंदर आई है। एक नए यूडीएफ के चेयरमैन केरला में आए हैं। तो इस नई लीडरशिप के आने के बाद जो ये तरूर वाला मामला शुरू हुआ, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी प्रतिक्रियाएँ कांग्रेस की तरफ से आई हैं। लेकिन जो नई लीडरशिप आई है, उसको जिस तरीके से तरूर अपना एक स्टैंड ले रहे हैं, जो कि कई बार पार्टी के खिलाफ नज़र आता है, उससे यहाँ की जो नई नेतृत्व है, वो इतना खुश नहीं है। और वो इसलिए भी क्योंकि नए नेतृत्व के ऊपर ये दारोमदार है कि वो कांग्रेस को जो है इस तरीके से तैयार करे, क्योंकि आपको पता है चुनाव के लिए सिर्फ 1 साल रह गया है और इस 1 साल के अंदर जो ये नया नेतृत्व आया है कांग्रेस का, उसकी सबसे बड़ी जो ज़िम्मेवारी यही है कि कांग्रेस को दोबारा मजबूत किया जाए और एक मजबूती से आने वाले चुनावों को लड़ा जाए। तो ऐसे में तरूर जैसे एक नेता, जिनके लिए यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना एक कर कर चौथी बार उनको संसद में भेजा, तो उनको लगता है कि ये जो बार-बार वो पार्टी के लाइन के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, वो हो ना हो, वो पार्टी को जो है नुकसान पहुँचा रहा है। हालाँकि तरूर ये कोशिश कर रहे हैं कहने की कि वो देश हित में बात करते हैं, वो किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला देश का है, इसलिए वो एक बात कर रहे हैं देश को सामने रखते हुए। लेकिन जब वो ये वक्तव्य भी देते हैं, तो यहाँ के कांग्रेस के लोगों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी का एक जो है एक लाइन है इस पूरे मामले में, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर वाला हो या पहलगाम में जो हमला हुआ
उसके ऊपर हो। तो इन सब के ऊपर पार्टी ने एक राय रखी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी ने अपनी बात बड़ी साफ जनता के सामने रखी है। लेकिन जो भी मसले तरूर ने सामने लाए हैं पिछले कुछ समय से, उससे ऐसा लगा है कि वो ज्यादा जो है केंद्र सरकार और खासतौर पर भाजपा की जो लाइन है उससे मेल खाते हुए नजर आए हैं। आपको याद है पिछले जब विलियम पोर्ट का उद्घाटन यहाँ तिरुवनंतपुरम में हुआ था, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि तरूर को और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को उनके साथ एक स्टेज साझा करते हुए देखकर काफी लोगों की नींद उड़ सकती है। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है वो इतना सही नहीं था, क्योंकि वो एक सरकारी फंक्शन था, वो भाजपा की कोई मीटिंग या रैली नहीं थी। और सरकारी फंक्शन होने की वजह से तिरुवनंतपुरम के एमपी हैं शशि थरूर, तो उनका वहां होना भी जायज था, साथ में मुख्यमंत्री का वहां रहना भी जायज था, क्योंकि वो सरकारी एक फंक्शन था। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने ये जानबूझकर कहा, क्योंकि वो ये दर्शाना चाहते थे कि देखिए आपकी पार्टी के अंदर लोग खुश नहीं होंगे आपको मेरे साथ देखते हुए। लेकिन जो ये पूरा मामला चल रहा है अभी, जिस तरीके से तरूर को डेलीगेशन में लिया गया, उससे पहले जो नाम दिए गए उसमें तरूर का नाम नहीं था, उस पे भी विवाद हुआ। तो इस सारे जो ये पूरा विवाद जब चला, तो उसको देखते हुए यहाँ की अब नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया है। यहाँ के जो यूडीएफ के चेयरमैन है, यूडीएफ जो कि कांग्रेस वाला मोर्चा है केरला में, उसके जो नवनिर्वाचित चेयरमैन है अडूर प्रकाश, काफी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनका ये कहना है कि तरूर को थोड़ा अब अपनी राय रखते हुए थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि इस तरीके से अगर वो राय रखते रहे, वो हमारी पार्टी के लिए जो है वो एक काफी नुकसानदेह साबित होगा। और क्योंकि तरूर जो है कोई इंडिपेंडेंट एमपी होते तो वो एक सब कह सकते थे, कोई उनको रोकता नहीं। लेकिन वो एक पार्टी से जुड़े हुए एमपी हैं, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, और यहाँ कांग्रेस के लोग जो है उनके लिए दिन रात मेहनत करके उनको जिताते रहे हैं, उनको इस स्तर पर लाए हैं। तो जाहिर है कांग्रेस का जो नया नेतृत्व है उसके अंदर थोड़ी सी इस बात को लेके चिंता है कि अगर इस तरीके से वो बोलते रहे तो उसका असर जो है कांग्रेस के ऊपर पड़ सकता है। बेसिकली गिलोस्टर भाई, यहाँ सवाल एक चीज उठती है जो सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार थरूर को चाहिए क्या, क्योंकि थरूर ने खुद लोकसभा चुनाव में कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो अब अचानक से वो इतने, ऐसा लगता है कि उन्हें कुर्सी चाहिए, वो चाहिए क्या उनको असल में? देखिए, जो हालांकि उन्होंने अपने पत्ते साफ नहीं किए हैं, लेकिन जिस तरीके से वो उनका एक रवैया रहा है पिछले कुछ टाइम से, यहाँ के राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि वो ये सोच रहे थे कि केरला में उनको एक प्रमुख कोई जो है रोल दिया जाएगा। उनको ये लग रहा था कि हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको जो है एक प्रमुख चेहरे के रूप में सामने रखा जाएगा, या फिर उनकी ये उम्मीद थी कि कांग्रेस उनके बारे में भी सोचेगी, क्योंकि उससे पहले उन्होंने ये बात भी कही है कि यहाँ पे कोई सर्वे हुआ था जिसमें ये सामने आया कि केरला की जनता कांग्रेस के नेताओं में से तरूर को चाहती है। वो चाहती है कि केरला का नेतृत्व जो है, खासतौर पर अगर वो अगले मुख्यमंत्री की बात करें, तो तरूर जैसा एक चेहरा केरला की जनता को जो है वो स्वीकार्य होगा। तो ये एक बात। यहाँ 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 मैं एक सवाल पूछूंगा। ये सर्वे की जो बात है, आप क्योंकि वहाँ जमीनी हकीकत जानते हैं पत्रकार के नाते, क्या आप भी उस सर्वे से एग्री करते हैं, या आपको लगता है कि वो सर्वे में जो कहा गया वो असल हकीकत से कहीं दूर है? देखिए, अभी तक तो कोई सर्वे के बारे में कोई पुख्ता जानकारी बाहर नहीं दी गई है, सिर्फ इसके ऊपर ऐसी बातचीत हो रही है। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, वो जमीनी हकीकत वैसी नहीं है जैसा शशि थरूर कह रहे हैं, क्योंकि केरला की जनता जो है सिर्फ चेहरों के ऊपर वोट नहीं करती है। और तरूर को अगर हम तरूर का जो राजनीतिक अभी तक का सफर रहा है, अगर उसका विश्लेषण करें, तो तरूर केरला के अंदर तरूर का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहा है। सिर्फ एक एमपी के रूप में उन्होंने जरूर अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन जहां तक पूरे केरला की जनता के सामने अगर उन्होंने कोई बड़े ऐसे काम किए हो जिससे कि उनका स्तर एक केरला के बहुत बड़े नेता के रूप में उभर के आया है, ऐसा नहीं है।
और कई मामलों में तरूर ने हमेशा केरला में विपरीत जो है स्टैंड लिए हैं। हालांकि जब यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, जब अदानी को ये पोर्ट दिया जा रहा था, तिरुवनंतपुरम में एयरपोर्ट जब दिया जा रहा था, तो उस समय बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, लेकिन उस समय तरूर ने उसका स्वागत किया था, जबकि कांग्रेस पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उसका विरोध किया था कि ये प्राइवेटाइजेशन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन उस वक्त तरूर ने जो है अदानी ग्रुप का या अदानी के को ये दिया जाना चाहिए, उसका समर्थन किया था। तो इस तरह से वो अपने आप को तरूर जो है वो आइडियोलॉजी से अलग एक नेता के रूप में सामने रखना चाहते हैं। लेकिन प्रदीप जी, मैं ये बताना भी यहाँ चाहता हूँ कि केरला में कांग्रेस पार्टी जो है उस आइडियोलॉजिकली भी स्ट्रांग है, और उनके जो भी नेता हुए हैं केरला में, चाहे आप ए के एंटनी को ले लीजिए, उम्मन चांडी को ले लीजिए, वो सब जो है जमीन से जुड़े हुए नेता है और जिन्होंने यहाँ पर दशकों तक काम किया है, जो कि एनएसयूआई के तरीके से नेता से उभर कर वो लोग जो है इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता बने हैं। उन्होंने बहुत खून पसीना बहाया है केरला की जनता के लिए, और केरला के कई आंदोलनों ने जो है उनका नेतृत्व किया है। तो वो इस तरीके से वो बढ़ के आए हैं। लेकिन तरूर इस तरीके से केरला में जो है उन्होंने अभी तक कोई अपनी ऐसी छवि नहीं बनाई है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन का नेतृत्व केरला में किया हो, या जनता का विश्वास हासिल करने के लिए कोई बहुत बड़ा अभियान केरला में चलाया हो। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उनकी जो छवि है वो एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व की छवि है, और एक बहुत बड़े ऑथर की छवि है, एक बहुत बड़े डिप्लोमेट की छवि है। वो छवि को लेकर जो है वो सोचते हैं कि हो सकता है केरला की जनता जो है उनको इस तरीके से स्वीकार करे। एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का आपको बता दें कि वो भी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और पिछले जो मुख्यमंत्री रहे हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, वी एस अच्युतानंदन, वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के चॉइस नहीं रहते थे राज्य का नेतृत्व करने के लिए। लेकिन वी एस अच्युतानंदन क्योंकि केरला के बहुत बड़े नेता थे और काफी जन समर्थन के साथ वो काम करते थे, तो इसलिए वो प्रेशर जो है जनता के बीच में से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर बना था, जिसके चलते उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। लेकिन वैसा कोई प्रेशर तरूर के मामले में मुझे नहीं लगता है कि केरला में 14 जिला में ऐसा कोई प्रेशर बनेगा कि कांग्रेस हाईकमांड को ये मजबूर कर दिया जाए कि हाँ, तरूर को जो है जी। चेहरे के रूप में घोषित किया जाए। फिर फिर गिलवेस्टर भाई, यहाँ सवाल ये उठता है कि जो इच्छाएं थरूर की है वो कांग्रेस में अगर पूरी नहीं हो रही, तो क्या मोदी जी उनकी जो है थरूर साहब की इच्छा पूर्ति कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस के लिए ये आसान नहीं है कि अगर उनकी इच्छा इस तरीके से है कि उन्हें जो है प्रोजेक्ट किया जाए अगले चुनाव में, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा हो पाएगा। लेकिन तरूर के सामने क्या ऑल्टरनेटिव है, बात ये बनती है। अब तरूर के आगे अल्टरनेटिव अगर हम देखें, तो अगर वो सोचें कि बीजेपी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग करके अगर वो केरला में अपनी राजनीति चलाना चाहें, तो उनके लिए इतना आसान नहीं है कि वो जो चाह रहे हैं वो उनको हासिल हो। क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है केरला में, वो करीब 20% के आसपास है, वो भी पिछले लोकसभा चुनाव के समय में। लेकिन विधानसभा चुनाव में वो और भी कम होता है नॉर्मली। तो इस बार विधानसभा में कितना वो बढ़ा पाएंगे वो देखना होगा। लेकिन उस उतने प्रतिशत से जो है उनको उनका जो राजनीतिक मकसद है वो लगता नहीं है कि वो पूरा होगा। दूसरा ये है कि क्या वो विपक्षी खेमे में या फिर यहाँ पे सत्ताधारी खेमे में जा सकेंगे। मुझे नहीं लगता कि वाम मोर्चा जो है उन्हें इस तरीके से कोई स्वागत करेगा, क्योंकि वाम मोर्चा में भी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से उनकी लीडरशिप काम करती है, तो वहां भी उन्हें कोई जगह नहीं लगती है। फिर तीसरा एक विकल्प ये है कि क्या वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी बनाकर भाजपा का समर्थन बाहर से लें। अगर ये लेकिन वो करने के लिए एक संगठनात्मक एक तंत्र चाहिए होगा, क्योंकि केरला में सिर्फ एक चेहरे से जो है वोट नहीं पड़ता। उसके लिए बूथ लेवल की जो मैनेजमेंट है वो बहुत जरूरी है। और आपको पता है कि केरला में कार्डर पार्टी है सीपीएम, और सेमी कैडर की तरह ही काम करती है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी। उनका भी बूथ लेवल में उतना जोरदार काम होता है, और बीजेपी का भी काफी हद तक काम उसी तरह चलता है। तो एक पर्सनैलिटी कल्ट के जरिए सिर्फ बहुत ज्यादा वोट हासिल करना या चुनावों में बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल करना, मुझे नहीं लगता कि वो संभव है। लेकिन एक एक और है गिलोस्टर भाई, एक ऑप्शन और बताई जा रही है कि कहा यह जा रहा है कि थरूर कांग्रेस छोड़ सकते हैं, उसके बाद वो लोकसभा से इस्तीफा देंगे, वो सीट चंद्रशेखर के लिए छोड़ देंगे और
बीजेपी थरूर को राज्यसभा के जरिए संसद में लाएगी और फिर शायद शायद एस जयशंकर की जगह विदेश मंत्री बना सकते हैं। एक ऐसी हवा चल रही है दिल्ली सर्कल। देखिए, ये सारी चीजों को रूल आउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से तरूर को एक इंटरनेशनल फोरम में भारत सरकार प्रेजेंट करना चाह रही है अब, और साथ में ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनका नाम कांग्रेस में नहीं रखा गया, उसकी काफी प्रचार की गई, तो बीजेपी ये चाहेगी ये कहना कि देखिए, हमने तरूर को जो है सही मुकाम पे उनको लाया है और हमने तरूर का सही इस्तेमाल देश के हित में किया है। तो आप जो कह रहे हैं कि क्या कल को कोई ऐसी पॉसिबिलिटी सामने आएगी, मुझे लगता है उससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल लेवल में इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है तरूर को, कल को हो सकता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग के चलते, ये भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जयशंकर के बारे में ऑलरेडी काफी लोगों के बीच में जो है चर्चा है कि वो इतने कामयाबी से जो है इस पद को नहीं चला पा रहे हैं। तो हो सकता है एक ऑल्टरनेटिव के रूप में तरूर, जो कि बहुत ही इंटरनेशनली नोन फिगर हैं, तो हो सकता है कि भाजपा के अंदर ये कोई विचार चल रहा हो, लेकिन उसके लिए क्या तरूर भाजपा ज्वाइन करेंगे कि एक इंडिपेंडेंट नेता के रूप में भाजपा के समर्थन से मंत्री बनेंगे, ये देखना होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि तरूर दोनों विकल्प लेके आगे चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बार-बार कांग्रेस के नेतृत्व के टोकने के बावजूद भी तरूर जो है साफ तौर पर पार्टी के विरुद्ध वाली लाइन लिए ले रहे हैं, तो उससे साफ लग रहा है कि वो पार्टी को डेयर कर रहे हैं। हो सकता है कांग्रेस भी ये चाहती हो कि तरूर खुद अपना जी, फैसला जी, ले, इसके जी। बाब कि हम उन्हें बाहर निकालें, इसकी बजाय वो खुद ऐसा कोई काम करे जिससे वो अपना रास्ता जी। बाहर की तरफ देखे। अच्छा गिलोस्टर भाई, आखिरी 2 सवाल है, मैं दोनों को क्लब कर देता हूँ, आप एक साथ जवाब दीजिएगा। पहला सवाल तो ये है मेरा कि क्या थरूर का बगैर कांग्रेस के कोई अस्तित्व है? थरूर की राजनीति बगैर कांग्रेस के चल पाएगी? दूसरा, जैसा अभी आपने कहा कि जो अभी जिस सिचुएशन पे कांग्रेस हाईकमान और थरूर पहुंच गए हैं, फेस ऑफ वाली सिचुएशन में, क्या ये माना जाए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कांग्रेस से थरूर की विदाई तय है? जिस तरीके से वो चल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो विदाई लगभग तय है, क्योंकि वो भी किसी भी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं लग रहे हैं, और वो अपना जो जिस तरीके से वो लाइन ले रहे हैं उससे वो नीचे नहीं जा रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी कहना जरूरी है कि इतना कुछ हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, जैसे आपको पता है कि बिहार में पीछे राहुल गांधी गए थे, किस तरह उनके उन्हें रोका गया, किस तरीके से उनके अधिकारों के ऊपर जो है हमला हुआ, लेकिन इन बातों के ऊपर तरूर कभी भी कोई वक्तव्य नहीं देते, ना कोई ट्वीट करते हैं, और जो भी जनवादी जो समस्याएं हैं या जनतांत्रिक ढांचे के ऊपर जो हमले होते हैं, उसके बारे में वो कोई खुल के नहीं बोलते हैं, और जब उनकी पार्टी के ऊपर हमले होते हैं तब भी वो खामोश रहते हैं। और चिदंबरम जैसे लोग जो कह रहे हैं कि भाजपा इतनी ताकतवर हो गई है कि उसके पास तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन वो ये कहते हुए भूल जाते हैं कि भाजपा को अब की बार 400 पार के नारे से 240 पे कैसे लेके आए, वो एक बहुत बड़े आंदोलन के जरिए आए, वरना वैसे ही किसी ने वोट नहीं दिया है। ये चिदंबरम को भी समझ आना चाहिए, तरूर को भी समझना चाहिए कि इस हिंदुस्तान में इतनी बड़ी जनसंख्या है जो उसके खिलाफ है, जो जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है 240 पे इसीलिए लाया क्योंकि संविधान को बचाने के लिए लोग बाहर निकले हैं। तो वो मुहिम किसने छेड़ी? भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जिस तरीके से लोगों को जागृत किया गया, वो एक बहुत बड़ी मुहिम थी, लेकिन चिदंबरम को वो कुछ नजर नहीं आ रहा। उनको सिर्फ ये नजर आ रहा है कि विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी है वो बहुत बड़ी पार्टी, मजबूत पार्टी है, उसके आसपास हम नहीं पहुंच सकते। तो इस तरीके से जो है ये नेतागण खुद अपनी पार्टी की ताकत को जो है बहुत कम आंक रहे हैं। राहुल गांधी की ताकत को बार बार वो इतना कम आंक रहे हैं, उससे मेरे ख्याल से जो गैर कांग्रेसी लोग हैं वो भी काफी अचंभित है कि इनको हो क्या गया है इन कांग्रेस के नेताओं को। जी, जी। चलिए गिलोस्टर भाई, क्योंकि वक्त मैंने आपका आज फिर इतना ले लिया। बहुत शानदार हमेशा आपके साथ बातचीत रहती है, इनसाइड स्टोरीज आप देते हैं। अब थरूर का जैसे कि गिलोस्टर भाई ने कहा कि लगभग विदाई तय है। अब वो आज नहीं तो कल नहीं परसों विदाई समारोह जिस दिन भी होगा, हम फिर एक बार इसके इम्पैक्ट केरल की पॉलिटिक्स में खास करके इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उस पर फिर एक बार गिलोस्टर भाई से बात करेंगे। फिलहाल तब तक मुझे भी दीजिए इजाजत और गिलोस्टर भाई को भी इजाजत दीजिए। नमस्कार सभी को, नमस्कार गिलोस्टर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।